देखिए, तो हम लोग बात कर रहे थे ना गोधूली भाग 2 में, पहला चैप्टर हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में बाबू? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आपको बताए थे अय बाबू, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आप याद रखेंगे 40 नंबर आपको किताब से क्वेश्चन पूछा जाएगा और 60 नंबर व्याकरण। तो व्याकरण का आप लोग रिवीजन करते रहिए, सारा चैप्टर आप लोग को व्याकरण में पढ़ा दिया गया है, समझ रहे हैं ना। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं गोधूली भाग 2 जो है उसी का पहला चैप्टर जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। बाबू देखिए, यहां तक आपको समझा दिए थे कि किसी भी सभ्य समाज, कौन समाज बाबू? किसी भी सभ्य समाज में, देखिए क्वेश्चन पूछेगा सभ्य समाज किसे कहते हैं? सभ्य समाज किसे कहते हैं? सुनिए बाबू, जिस समाज में समानता हो, स्वतंत्रता हो और बंधुत्व हो, 3 चीज। पहला क्या बताइए? समानता, मतलब ऊंच नीच का भावना नहीं हो, स्वतंत्रता हो, सबको आजादी हो, और बंधुत्व, सब लोग एक साथ बैठ करके मिलजुल करके रहें, उसको भाईचारा या बंधुत्व कहा जाता है। इस प्रकार के समाज को हम लोग कहते हैं सभ्य समाज। सभ्य समाज क्या होता है बाबू? सुनिए, कह रहे कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। अगर हम श्रम का विभाजन कर दे, याद रखिएगा जहां भी हम श्रम शब्द कहेंगे ना उसका अर्थ होगा कार्य। कार्य को ही श्रम कहा जाता है, कार्य को ही क्या कहा जाता है? श्रम कहा जाता है। अब विभाजन माने होता है बंटवारा, विभाजन मतलब बंटवारा। जाति के आधार पर कार्य का क्या कर दिया गया? बंटवारा। पहले के समय में जाति के आधार पर कार्य का बंटवारा, जैसे धोबी है तो कपड़ा धोएगा, कुम्हार है तो बर्तन बनाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। कुशवाहा जी हैं, कोई भगत जी हैं तो साग सब्जी खेती बाड़ी करेगा, पंडित जी है तो पंडिताई करेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। तो हर जाति के आधार पर कार्य का क्या कर दिया गया? बंटवारा कर दिया गया, समझ रहे हैं बाबू। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए। बुराई क्या हुआ? देखिए, पहले लोग कहे कि अगर कार्य के आधार पर जाति को बांट दिया जाएगा तो इससे फायदा ये है कि जैसे कोई व्यक्ति कुम्हार जाति का है तो उसका बच्चा शुरू से ही देखेगा कि कैसे बर्तन बन रहा है, तो उसको रोजगार कहीं दूसरे जगह ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, वह अपने घर पे ही देख करके उस चीज को अच्छी तरह से क्या कर लेगा? सीख लेगा। लेकिन बाद में हुआ क्या कि जैसे कोई व्यक्ति धोबी जाति का है, वह कपड़ा धो रहा है, तो कपड़ा में तो गंदगी होता है, कपड़ा में क्या होता है? गंदगी होता है, यानी कि वो गंदगी को क्या कर रहा है? साफ कर रहा है। तो लोग उसके साथ क्या करने लगे? भेदभाव। यारे वो तो मैल धो रहा है, गंदगी धो रहा है, उसका अगर हाथ का कोई चीज खाइएगा अपवित्र हो जाइएगा, अशुद्ध हो जाइएगा। यहां से समस्या उत्पन्न होने लगी और यह बात आपत्तिजनक है। यह बात क्या है? आपत्तिजनक। लोग कहे कि नहीं उसका हाथ का छुआ खाइएगा, गंदा साफ करने वाले व्यक्ति का हाथ का छुआ खाइएगा। अब क्या हुआ? छुआछूत बढ़ने लगा। क्या बढ़ने लगा? छुआ। अच्छा, आज ना आपके घर में वॉशिंग मशीन है, आज आपके घर में वॉशिंग मशीन, पहले ऐसा नहीं था बाबू। जो व्यक्ति जिस जाति का था ना उसी जाति का वो काम करता था। पहले क्या था कि गांव में जो धोबी जाति के लोग होते थे वो घर घर जा करके और कपड़ा ला करके धो करके आयरन करके और ले जा करके पहुंचाया करते थे, और उसको मतलब कि जो मजदूरी होती थी, जो मेहनत करते थे, उनका मेहनताना लोग दिया करते थे। लेकिन बाद में लोग भेदभाव करने लगे, मतलब कि उस जाति के लोगों को घर पे लोग बैठाते नहीं थे, पानी तक नहीं पीने को देते थे, और न ही उनके घर जाकर के पानी पीते थे। कारण क्या था? कि वो गंदा साफ करता है। तो यह आपत्तिजनक बात थी कि पहले तो भैया जी आप श्रम के आधार पर जाति का बंटवारा कर दिए और दूसरी तरह से आप एक दूसरे से क्या करने लगे? भेदभाव करने लगे। समझ रहे हैं कि नहीं? क्या इस समाज को सभ्य समाज कहेंगे जहां पे असमानता है? इस समाज को आप सभ्य समाज नहीं कह सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? कह रहे कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिक विभाजन का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे के उपेक्षा, ऊंच नीच, यहाँ पे देखिए एक शब्द है ऊंच नीच। पहले हमने श्रम के आधार पर जाति को क्या कर दिया? बांट दिया। अब हम भेदभाव कर रहे हैं कि यह उच्च जात का है और ये नीच जात का है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऊंच नीच जो है ना, यह सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है।
ऊंच नीच हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। भारत में सबसे बड़ी जो कमजोरी है, भारत में सबसे बड़ी जो कमजोरी है वह कमजोरी है ऊंच नीच की भावना। कौन सी भावना? ऊंच नीच की भावना। जिस समाज में ऊंच नीच की, अच्छा एक बात बताइए, जब आप साग सब्जी खरीदने जाते हैं तो क्या किसी से जाति पूछते हैं कि आप किस जाति के हैं, आपके दुकान से हम साग सब्जी खरीदे कि नहीं? बनिए की दुकान पे आप जाते हैं, उससे जाति पूछते हैं क्या? किसी शिक्षक से पढ़ते हैं तो उसकी जाति पूछ करके पढ़ते हैं क्या? फिर आपके घर कोई व्यक्ति आता है तो आप भेदभाव क्यों करते हैं? उसी लाश को अगर कोई व्यक्ति निम्न जाति का न जलाए तो उसको अपवित्र माना जाता है। आपके घर शादी विवाह पड़ता है तो शादी विवाह में डाला वगैरह का नाम आप लोग सुने हैं ना, वो नीच जाति के लोग बनाते हैं। जब शादी विवाह करने जाते हैं वो डाला नहीं रहता है तो आपका शादी नहीं होता है, आपका शादी रुक जाता है। वहां पे ऊंच नीच नहीं होता है, वहां पे तो आप निहोरा करते हैं, जा करके रिक्वेस्ट करते हैं। और जब आपका काम निकल जाता है तो जाति पाति हो जाती है। पैसा 77 जगह जा रहा है कि नहीं? एक पैसा सबके यहाँ जाता है, वो गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, ऊंच जात हो, नीच जात हो, उसमें भेदभाव होता है किसी के अंदर कि अरे ये पैसा तो किसी नीच जाति के यहाँ से आया होगा, लेकिन ये चीज नहीं है। ये क्या चल रहा है भारत में? अगर ऐसा रहेगा बाबू, कभी शांति नहीं होगा, और जहां शांति नहीं होगा तहां विकास भी नहीं हो सकता। एक बात आप याद रखेंगे, जहां शांति नहीं होगी वहां विकास नहीं होगी। आपके घर में अगर 4 भाई हैं, चारों में शांति है ना, तो 1 ताला से 4 ताला हो जाएगा। अगर वहां पे अगर एक दूसरे से सहमत नहीं है तो एक एक घरवा में 4 गो दुआरी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो हर घर में शांति का होना, घर में भी शांति का होना जरूरी है, देश में भी शांति का होना जरूरी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सुनिए, जो कि कह रहा है कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। सबसे घटिया अगर आज के समय में अगर देश है ना, वो देश भारत है। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा ना, कभी जाति के नाम पे हम लोग लड़ते हैं, कभी धर्म के नाम पे लड़ते हैं, समझ रहे? बिना मतलब का जितना काम है ना वो भारत में हो रहा है। ऐसा कोई नहीं कहता है कि भैया हम पढ़ लिख करके कोई अच्छा काम यहाँ पे करे। जाति, धर्म, मजहब, राजनीति, प्रेम, इसी सब में हम लोग डूबे हुए हैं। इससे ऊपर उठ करके हम लोग कोई काम नहीं करते हैं। आप अमेरिका में जाइए, वहां की समस्या काले गोरे की है, लेकिन जात पात का वहां भेदभाव नहीं है। समस्या तो हर जगह, बात समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन जो समस्या हमारे यहाँ चल रहा है, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी ऊंच नीच के जाति के नाम पे, हमारा देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। हमारा देश तभी तरक्की कर सकता है जब हमारे देश के अंदर समानता होगी, स्वतंत्रता होगी और बंधुत्व, भाईचारा होगा। सब लोग एक, सबका साथ और सबका क्या होगा? विकास होगा। यहाँ पे समझेंगे, कह रहा है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती है। सबसे बुरी बात क्या है समझिएगा, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो जाति के अनुसार कार्य कर रहा है, जाति के अनुसार क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। अब उसके टैलेंट का कोई वैल्यू नहीं है, उसके टैलेंट का कोई वैल्यू नहीं। जैसे आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, हर व्यक्ति का जाति अलग अलग है कि नहीं है? अब आपके पिताजी या आपके बाबा कोई काम करते होंगे पहले से अपनी जीविका चलाने के लिए। आपको ये पता चल जाए कि हम कितना भी पढ़ेंगे, जो काम हमारे बाबूजी कर रहे हैं हमको भी वही करना पड़ेगा, तो आप पढ़ के क्या करेंगे? लेकिन आज हमारे समाज में थोड़ी बहुत स्वतंत्रता आ गई है, क्योंकि शिक्षा का थोड़ा सा स्तर बढ़ रहा है। बात समझ रहे हैं ना? तो अब आज देखिएगा, आज के समय में लोग जातीय काम नहीं करते हैं कि कोई व्यक्ति कुम्हार है तो वो बर्तन ही बना रहा है, धोबी है तो कपड़ा ही धो रहा है, लोहार है तो केवल हंसुआ खुरपी पीट रहा है। ऐसा नहीं। अब आप अपने टैलेंट के अंदर, अपने स्वेच्छा के अनुसार अपनी आप जीविका चुनते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। क्या आज हम लोग इस तरह से सोचते हैं कि नहीं? लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जो जिस जाति का था उसका पेशा उसी जाति से संबंधित होता था। और कभी कभी क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कुम्हार जाति का व्यक्ति मिट्टी का बर्तन बना रहा है, अचानक औद्योगिकरण हो गया, कल कारखानों का क्या हो गया? विकास हो गया। अब जो है, अब मेटल का सारा बर्तन आ गया, तो उसका तो बिक्री अब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन अगर यह चीज कहा जाए कि नहीं तुमको वही काम करना है क्योंकि तुम उसी जाति से संबंध रखते हो, तो फिर वो मरेगा, बिना खाए बिना क्या करेगा? मरेगा, क्योंकि वो बेरोजगार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेरोजगार हो जाएगा। अब मेटल जैसे मान लीजिए स्टील जो है, इसका बर्तन आज सब हर घर में, कोई मिट्टी के बर्तन का प्रयोग आज घर में करता है नहीं, क्योंकि मिट्टी के बर्तन एक बार गिरेगा ना, चकनाचूर हो जाएगा, टूट जाएगा। हर घर में आज भी देखिएगा जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं चीनी मिट्टी का बर्तन घर में रखते हैं, शीशा का सारा बर्तन वगैरह रखते हैं, कांच वगैरह का बर्तन रखते हैं ना,
लेकिन वहां पे क्या है ना, वो मेंटेन कर लेते हैं। हमारे घर में सब छिछोरे होते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, बिना मतलब का अपने ही से घुस जाएगा किचन में और लगेगा खाना निकाल और गिरा उड़ा के सब चलाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे में क्या होता है ना, मिट्टी का जो बर्तन होता है या कांच का जो बर्तन होता है तो जल्दी टूट जाता है, इसलिए आज उसका प्रयोग हर घर में नहीं किया जाता। कभी कभी क्या होता है ना, दिवाली आती है तो हम लोग दिया खरीदने के लिए, दिया बत्ती होता है ना, वो खरीदने के लिए हम लोग कभी कुम्हार के यहाँ चले जाते हैं। लेकिन साल भर में अगर 10 दिन उसका दुकान चलेगा और बाकी 355 दिन दुकान उसका बंद रहेगा, 365 दिन में 10 दिन उसका दुकान चले और 355 दिन बंद रहे, तो क्या उसका घर परिवार चल सकता है? नहीं चल। फिर उसको अन्य पेशा चुनने की आजादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन यह आजादी नहीं था, मतलब कि स्वेच्छा के अनुसार, अपने रुचि के अनुसार, ठीक है, आप अपने लक्ष्य का चुनाव नहीं कर सकते थे। और यह समाज की सबसे बड़ी बुराई है, क्योंकि भैया जी अगर हम पढ़ लिख रहे हैं तो हम अपने स्वेच्छा के अनुसार कोई भी चीज चुन सकते हैं। हम चाहेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। हम क्यों जिस जाति के हैं उसी जाति का काम करेंगे? अगर ये चीज रहेगा तो समाज धीरे धीरे कहां जाएगा? नीचे चला जाएगा। समाज का कभी विकास नहीं हो सकता है। समझिए, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता, इस बात पे ध्यान देंगे आप, व्यक्तियों की क्षमता, व्यक्ति की क्षमता मतलब आपके अंदर जो टैलेंट है, अकॉर्डिंग टू योर टैलेंट इट इज सेड दैट नेचर हैज गिवन पार्टिकुलर टैलेंट टू द पार्टिकुलर थिंग। प्रकृति जो है हर व्यक्ति के अंदर जो है ना एक विशेष प्रकार की कला दी है। क्या सबका फिंगरप्रिंट एक जैसा है? सबका फिंगरप्रिंट एक जैसा है क्या? नहीं है। समझिए, जिस ईश्वर ने बनाया सबका हाथ देखने में एक जैसा होगा, लेकिन जब आप फिंगरप्रिंट लगाएंगे ना तो किसी का फिंगरप्रिंट कभी मैच नहीं होता है। इसका मतलब है कि आप यूनिक है, आप अकेले हैं। आप अकेले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका फिंगरप्रिंट एक ही है। तो हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ क्या है? विशेषता है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ क्या है? टैलेंट है। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति को दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं उसके पास ये है वो है, हमारे पास क्या है? भैया जी आपके पास जो अंगूठा है, जो फिंगरप्रिंट है, उसका मैच दूसरे के पास नहीं है। इसलिए आप समझिए कि हम नंबर 1 है। हम क्या है? नंबर 1। अपनी कंपेयर करके आप डिमोटिवेट हो सकते हैं, कभी मोटिवेट नहीं हो सकता। इसलिए अपनी तुलना किसी दूसरे से नहीं करना है। आप समझिए कि आई एम नंबर 1, आई एम यूनिक इन द वर्ल्ड। समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे समझेंगे तो कह रहा है कि व्यक्तियों की जो क्षमता होनी चाहिए, व्यक्तियों की जो क्षमता होनी चाहिए इस सीमा तक विकसित करें जिससे कि वह अपना पेशा, ये चीज समझिएगा, पेशा और कार्य को, पेशा को अंग्रेजी में प्रोफेशन कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोफेशन। आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं कि आप कितना भी पढ़िएगा तो जो काम आपके बाबूजी कर रहे हैं आपको वही काम करना पड़ेगा। तो क्या पढ़ाई की कोई वैल्यू रह जाएगी क्या? उससे बढ़िया है कि हम नहीं पढ़ेंगे, जा करके बाबूजी का बचपने से 6 महीना का हो जाएंगे, उसी दिन से जा करके हाथ बटाएंगे। क्या जरूरत है हमारा 20 साल खराब करने का? हमारा 20 साल खराब करने का क्या जरूरत है? हम 6 महीना के बाद 7वें महीना से कहेंगे चलिए हम आपका हाथ बटाते। लेकिन आपके माता पिता आपको क्यों यहाँ भेज रहे हैं? क्योंकि जो काम, अब बताइए, मजदूर का लड़का मजदूर ही बनेगा, फिर क्या जरूरत है उसको विद्यालय में पढ़ाने की? मजदूरी करे। रिक्शा चलाने वाले का बच्चा रिक्शा ही चलाएगा, क्या जरूरत है उसको जो है पढ़ाने की? लेकिन आप देखिएगा कभी कभी न्यूज़पेपर्स में आप देखते होंगे कि रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला का बेटा भी IAS बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। बात समझ रहे हैं ना? सब्जी बेचने वाला, सही कह रही हो तुम, सब्जी बेचने वाला का लड़का IAS बनता है। तो अगर इस तरह से समाज में रहेगा तब ना लोग मेहनत करेगा जी, करेगा कि नहीं? चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है। देखिए मेरी तो अभी, मेरा तो बेटा नहीं है लेकिन मेरी एक बेटी है, और जो भी बनेगी उसमें सबसे ज्यादा उसके अंदर समझदारी होगा, जो भी बने वो। बात समझ रहे हैं कि नहीं? समझदारी समझते हैं ना? देखिए हम क्या डिसाइड करेंगे, उसकी जिंदगी है वो डिसाइड करेगी, है कि नहीं? लेकिन फिर भी एक चीज है, माता पिता अगर पढ़े लिखे रहते हैं ना तो बाल बच्चों को जो दिशा देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, समझ रहे ना? अब जिस चीज से, जैसे मान लीजिए कि आप क्लास 10th में हैं, तो क्लास 10th का सफर आप जो तय किए हैं तो आप जानते हैं कि हाँ कौन सा विषय में क्या चीज पढ़ना होता है। तो आप छोटे भाई को आप सजेस्ट कर सकते हैं कि नहीं? तो वही होता है, माता पिता पढ़े लिखे रहते हैं ना तो बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि क्या करोगे तो जीवन में क्या होगा।
एक अशिक्षित माता पिता के जो बच्चे होते हैं उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है ना, तो इस जीवन के दौड़ में वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन पढ़े लिखे माता पिता रहते हैं ना, तो उसके बाल बच्चे और भी आगे निकल जाते हैं, है कि नहीं? क्या करिए? मेहनत से बनता है। हाँ? मेहनत से बनता है। सुनिए, पेशा और व्यवसाय को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? पेशा व्यवसाय को अंग्रेजी में कहेंगे प्रोफेशन। पेशा क्या होता है? सुनिए, कह रहा है क्या है, पेशा किसे कहते हैं? जिससे हमारी जीविका चलती है, जिससे हमारी जीविका चलती है। जैसे आपका जो दिया गया फी है, आपका जो दिया गया फी है, उस फी से ये संस्था चलता है और उसी से हमारी जीविका चलती है। तो टीचिंग इज माय प्रोफेशन, टीचिंग इज माय प्रोफेशन। यहाँ जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये हमारा पेशा और क्या हो गया? व्यवसाय हो गया। कोई व्यक्ति अगर बिजनेस किया है जिससे उसका घर परिवार चल रहा है, तो वो उसका क्या हो गया? पेशा हो गया। यानी कि जिससे आपकी जीविका चलती है, जीविका का उपार्जन जिससे होता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में क्या मिलता है? मदद मिलता है, उसी को आप पेशा और क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। तो सुनिए बाबू, कह रहा है ना कि हर व्यक्ति को पेशा व्यवसाय चुनने की क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर आपको चुनाव करने का स्वतंत्रता है, आप अपने स्वेच्छा के अनुसार अगर पेशा व्यवसाय का चुनाव करते हैं, तो ये समाज के लिए अच्छा है कि बुरा है? आप सोचिए कि अगर आप अपने अनुसार जैसे जो चीज आप चाहते हैं वो बनना अच्छा है कि जबरदस्ती आपको बनाया जाए वो अच्छा है? आप अपनी टैलेंट आप न जानते हैं। कभी कभी कुछ पेरेंट्स होते हैं जबरदस्ती अपने बाल बच्चों पर अपना सपना थोप देते हैं, समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि बच्चा क्या बनना चाहता है। आप याद रखिएगा है बाबू, जिस काम में आप इंटरेस्टेड होते हैं ना, जिसमें आपकी रुचि होती है, आप 6 घंटा 8 घंटा 12 घंटा 15 घंटा भी काम करते हैं ना, आपको थकान नहीं होती है। लेकिन जिस चीज को आप पसंद नहीं करते हैं उसको 1 घंटा में करके क्या कर जाते हैं? थक जाते हैं। तो इंटरेस्ट के अनुसार जो है ना एम्बिशन को सेलेक्ट किया जाता है। इंटरेस्ट के अनुसार एम्बिशन को क्या किया जाता है? तब आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्या मिलता है? जॉब सेटिस्फेक्शन। आपको किसी भी काम में संतुष्टि तब मिलेगा जब उस काम में आपकी क्या होगी? रुचि होगी। नहीं तो वही हाल हो जाता है, बिना मन का बिया कनपट्टी पर ले सिंदूर। समझ रहे हैं ना? नाम सुने आप लोग? नहीं सुने होंगे। चलिए देखिए आप सुनिए, इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का है दूषित। दूषित माने है बाबू दूषित। एक होता है शुद्ध, एक होता है दूषित। तो दूषित माने गंदा, दूषित माने गंदा। यह गंदा सिद्धांत है, यह अच्छा सिद्धांत नहीं है। कि यह है कि इससे मनुष्य की प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण से, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। अच्छा, ये समस्या चलती थी जब अंग्रेज हमारे यहाँ थे। हमारे यहाँ जब अंग्रेज होते थे ना, तो यहाँ पे लोगों को बंधुआ मजदूरी करना पड़ता था। बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी समझते हैं? जैसे बंधुआ मजदूरी में क्या होता था ना कि जैसे अंग्रेज क्या करते थे कि जबरन नील की खेती कराते थे, और नील की खेती से यहाँ के किसानों को, चंपारण के किसानों को क्या होती थी? नुकसान होती थी। तो नुकसान में कहते थे कि तुमको हमारे घर आकर के क्या करना पड़ेगा? झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। और नील की खेती तो नुकसानदायक थी यहाँ के किसानों के लिए। अब जब वह कर्जा माता पिता नहीं चुकाते थे, तो उसका संतान जो होता था ना, उसको जा करके अंग्रेजों के घर पे झाड़ू पोछा करना पड़ता था। समझिए कि अभी जन्म आप लिए नहीं और आपका पहले से नौकरी फिक्स है कि आप आएंगे, जन्म लेंगे और आप मेरे यहाँ आकर के झाड़ू पोछा करेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसा भी होता था कि बच्चा अभी जन्म नहीं लिया और नाम रखा गया जगत गुरु। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसा भी होता था। क्या आपको ये अच्छा लग रहा है कि कोई बच्चा जन्म लिया नहीं और उसका पेशा पहले से निर्धारित कर दिया गया हो? ये चीज अच्छा है? नहीं है। बच्चा के अंदर क्या टैलेंट है, वह अपने जीवन में क्या बनना चाहता है, अगर वो इस चीज का निर्णय लेगा ना, तो हो सकता है अपने जीवन में सफल हो जाए। लेकिन आप उसके बारे में कुछ जानते नहीं है और आप जो कहिए कि नहीं तुमको यही बनना है, फिर आपको क्या लगता है कि वह बच्चा उस चीज में इंटरेस्टेड होगा? नहीं होगा। बात समझिए बाबू है। तो मनुष्य का जो पेशा है ना बाबू, है मनुष्य के पेशा का निर्धारण माता पिता को करना चाहिए कि उसके संतान को करना चाहिए? संतान। अगर जो संतान है, जो बच्चा है, वह अपने विद्यार्थी, आप विद्यार्थी हैं, अब आपके मम्मी पापा जबरदस्ती कहे कि तुम जो बनना चाहते हो वो नहीं बनना है,
हम जो कह रहे हैं वो बनना है। तो आप टैलेंट अपना आप न जानते हैं। अब कोई जरूरी है वकील की बेटी वकील ही बनेगी? बोलिए, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर ही बनेगा? मास्टर का लड़का मास्टर ही बनेगा? कोई जरूरी है जी? कॉपी पेस्ट है कि दिमाग में से इंफॉर्मेशन कॉपी किए और उसमें पेस्ट कर दिए बन गया डॉक्टर? नहीं बन सकता। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने के लिए वो डॉक्टर जैसा मेहनत करना पड़ेगा ना, या ऐसा ही पढ़ा ना लिखा और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। तो देखिए बाबू, किसी भी बच्चे के अनुसार, बच्चा जो है उसके अनुसार पेशा का चयन होना चाहिए। इसमें माता पिता को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं जी हम लोग? श्रम विभाजन और के लेखक कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 मई 1891 किस राज्य में? मध्य प्रदेश में है बाबू। किस स्थान पर? महू। महू मध्य प्रदेश में 14 मई 1891 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। और ये हमारे हल्ला गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ। एक और है कि सर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म गुजरात में हुआ था। सुनिए, कह रहा है जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती है। सुनिए बाबू, जिस समाज में जाति प्रथा आ जाता है ना, उसमें कई बुराइयां एक साथ उत्पन्न होती हैं। कई बुराइयां एक साथ क्या होती हैं? उत्पन्न होती है। और खुशी तुम जो जिस जिंदगी में, थोड़ा उसको देख लो, जिस जिंदगी में तुम जी रही हो ना, जिंदगी अच्छा नहीं है। कितना दिन बाद आई है तुम पढ़ने? जी लो सिमरन, जी लो अपनी जिंदगी है। यहाँ देखो, है खुशी को कह रहे हैं भाई। हाँ, मजाक समझ रही है पढ़ाई को? सुनो, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशा में क्या कर देती है? बांध देती है। बाबू सुनो, एक गाय, सुनो हल्ला मत करो, एक गाय हो और उस गाय को ऐसी जगह पे बांध दीजिए जहां पे घास नहीं हो, घास नहीं, एकदम साफ सुथरा मतलब जमीन हो, और उसको वहां बांध दीजिए। कहिए कि हम तो बांध दिए हैं, अब तुम चरो चाहे मत चरो, हमको उससे क्या मतलब? मतलब तो वही हुआ कि मतलब कोई पेशा से कोई व्यक्ति बंधाया है, उसका जीविका उससे चल रहा है चाहे नहीं चल रहा है। आप कहिए हम तो आपको पेशा दे दिए, आप जिए चाहे मरिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं, तो वह व्यक्ति मरने के सिवा उसके पास क्या ऑप्शन रहेगा? देखिए, स्वतंत्रता इस प्रकार से होनी चाहिए कि आप किसी भी सुनो, किसी भी जाति धर्म मजहब के हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप में जो टैलेंट है, आप में जिस चीज में आप दक्ष हैं, निपुण हैं, माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, आप अपनी क्षमता के अनुसार कोई चीज अगर चुनाव करेंगे तो वो चीज क्या होगा? बेहतर होगा। बात समझ रहे हैं? आपको जबरदस्ती कहा जाए ना, जो जाति है वही काम आपको करना है, फिर आप क्या होंगे? बेरोजगार होंगे, बेकार होंगे, और फिर आप अपने जीवन में किसी तरह से अपना जीवन जिएंगे। ऐसा सुनिए, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, अगर जाति में एक व्यक्ति को बांध दीजिएगा, अगर उसका मान लीजिए बाबू उसका पेट नहीं भरेगा, अगर उस जीविका से उसका परिवार नहीं चलेगा, तो फिर क्या होगा? वह भूखों मरने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा। सुनिए, कह रहा है आधुनिक युग में, आधुनिक युग को कहते हैं मॉडर्न एज। क्या कहते हैं? मॉडर्न। यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधा, उद्योग धंधा को बोलते हैं इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री का मतलब कल कारखाना, उद्योग धंधा। तो आप देखिएगा ना, उद्योग धंधा आजकल देखिएगा ना, मशीनरी युग आ गया। क्या गया? हर चीज में लेटेस्ट आ गया। अभी आप कोई चीज देखेंगे ना, लगेगा ये सबसे लेटेस्ट है, 5 दिन बाद पता चलेगा कि इससे भी लेटेस्ट आ गया। तो मशीनों का इस समय मशीनीकरण जो है ना, मशीनीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। एक के बाद एक चीजों का निर्माण हो रहा है, और दुनिया हाईटेक हो रही है, डिजिटल हो रहा है। बात समझ रहे हैं ना? एकदम स्मार्ट बनते जा रहा है। पहले वही स्लेट था जिस स्लेट पर चौक से पढ़ा जाता था, अभी टच वाला स्लेट आ गया, फिंगर वाला। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो दुनिया अभी बहुत तरक्की कर रही है। लेकिन एक बात देखिए, इस तरक्की की दुनिया में कभी कभी ये होता है कि उद्योग धंधों के प्रक्रिया और तकनीकी में निरंतर विकास, और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। अकस्मात क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को परिवर्तन के बाद भी उसके पास
उसके पास ये स्वतंत्रता न हो कि वह अपने अनुसार पेशा का चुनाव करेगा, तो फिर वह व्यक्ति भूखों मरेगा कि नहीं मरेगा? भूखों मरेगा कि नहीं मरेगा? बताओ बाबू। जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। सुनिए, अगर उद्योग धंधा में परिवर्तन होता है तो जिस जाति का व्यक्ति है उसको अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बस आप हमको इतना ही बता दीजिए। स्वतंत्रता होनी चाहिए, ताकि उससे अगर उसका जीवन यापन नहीं हो पा रहा है तो वह दूसरा पेशा का चुनाव कर ले और अपने परिवार का अच्छा से संचालन कर सके। सुनिए बाबू, यदि प्रतिकूल परिस्थिति समझ रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है लेकिन पर्याप्त मात्रा में वो पैसा नहीं कमा पा रहा है, पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं कमा पा रहा है, उस स्थिति को कहेंगे प्रतिकूल स्थिति। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ 200, मान लीजिए 500 रुपए प्रतिदिन आपके घर में खर्च है, अगर आप 600 या 700 रुपए प्रतिदिन कमा लेते हैं या 500 ही कमा लेते हैं तो पर्याप्त है। क्या है? पर्याप्त। अगर नहीं कमा पा रहे हैं तब वो चीज क्या है? अपर्याप्त है। अपर्याप्त रहेगा। देखिए, कलह का सबसे बड़ा जड़ जो होता है ना, किसी भी घर में विवाद और कलह क्यों होता है? अभाव जो होती है, कमी जो होती है, ये घर में कलह का सबसे बड़ा कारण होता है। अगर सबको सब कुछ टाइम पर मिलेगा तो क्या कोई किसी से लड़ेगा? नहीं लड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी घर में 10 आदमी के लिए खाना बन रहा है, समझ रहे हैं, 10 आदमी के लिए खाना बना और उसमें 5 आदमी खाए और 5 आदमी नहीं खाए, 5 आदमी उपास रह गए, तो उस घर में कलह होगा कि नहीं होगा? और 10 आदमी खा पी लिया, अपना घूम रहा है, किसी तरह का कलह नहीं होगा। तो अभाव ही कलह का क्या होता है? जड़ होता है। आप याद रखिएगा, अभाव ही कलह का जड़ होता है। बाबू सुनिए, कह रहा है ना कि मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता अगर नहीं होगी तो भूखों मरने के अलावा क्या चारा हो सकता है? यानी कि हर व्यक्ति के पास पेशा बदलने की क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर उसके पास स्वतंत्रता होगा तो वह उस अभाव परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति में भी अगर दूसरा काम करता है और उसका परिवार का संचालन अच्छे से होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। समझिए बाबू, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो। देखिए, यहाँ हिंदू धर्म में क्या होता है ना कि जो बाप करता है अगर उसी काम को बेटा करता है तो उसमें वो गर्व महसूस करता है। लोग बोलते हैं ये मेरा खानदानी बिजनेस है, यह मेरा क्या है? मतलब कि मेरे बाबा धनिया बेचते थे, मेरे पापा भी धनिया बेचे, हम भी धनिया बेचेंगे और मेरा संतान जो होगा वो भी धनिया बेचेगा। देखिए, हम धनिया बेचने वाले मतलब जेनरेशन से संबंध रखते हैं। बताइए, हमारे बाबा हाथी रखे थे, हम सीकड़ लेके घूम रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के नाम पे बिकना सही है क्या? दूसरे के कंधा पे बंदूक चलाना सही है क्या? दूसरा रोटी बेल कर आपको डेली खिलाएगा, उससे बेहतर है कि आप रोटी बेलना सीख लीजिए कि कभी कभार अगर वह व्यक्ति नहीं रहेगा आप खुद बेल कर खा लीजिएगा। लेकिन आप आदी हो गए कि नहीं, हमको दूसरा ही बेल कर खिलाएगा। जब कभी वह व्यक्ति नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा? आटा खाइएगा? आटा नहीं ना खाइएगा। परांगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। कहेगा बाबू, प्रश्न क्या पूछता है कि भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण, याद रहेगा, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जाति प्रथा जो है पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती। जाति प्रथा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है, जिससे व्यक्ति को बेरोजगार रहना पड़ता है। अच्छा, दो चीज है, दो वर्ड आपको समझना है, एक रोजगार और एक बेरोजगार। रोजगार से रोजगारी और बेरोजगार से बेरोजगार। बेरोजगारी क्या होता है इस बात को समझिएगा। बेरोजगारी को अंग्रेजी में अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। हल्ला, बेरोजगारी को अंग्रेजी में अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। बेरोजगारी क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को उसके शिक्षा के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार, उसके टैलेंट के अनुसार उसे कोई कार्य नहीं मिलता है जिससे उसका और उसके परिवार का भरण पोषण, पालन पोषण अर्थात जीविका चल सके, तो इस स्थिति को ही हम लोग बेरोजगारी कहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है जब किसी व्यक्ति के उसके क्षमता के अनुसार, उसके शिक्षण के अनुसार, माने शिक्षा दीक्षा के अनुसार उसको कोई काम नहीं मिलता है और कभी कभी उसे कम तनख्वाह पर काम करना पड़ता है, जिससे उसका जीविका अच्छा से
नहीं चल पाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग किया हो, डॉक्टरी किया हो, पढ़ाई में 25 लाख 30 लाख रुपया लगाया हो और जा करके कहीं पे 8,000 और 10,000 की कमाई करे, तो क्या उसका परिवार 10,000 8,000 से वो चल सकता है? नहीं। तो कम तनख्वाह में काम करना ही क्या कहलाता है? बेरोजगारी कहलाता है। और बेरोजगारी कई प्रकार के होते हैं, समझ रहे हैं ना। एक होता है मौसमी बेरोजगारी। क्या होता है? मौसमी बेरोजगारी। एक होता है प्रत्यक्ष बेरोजगारी, एक होता है अप्रत्यक्ष बेरोजगारी। तो बेरोजगारी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष बेरोजगारी आता है, अप्रत्यक्ष बेरोजगारी आता है और मौसमी बेरोजगारी आता है। आप देखिएगा कभी कभी लोग सीजन में काम करते हैं, सीजन में, जैसे आम का सीजन आएगा या लीची का सीजन आएगा तो काम करेंगे और फिर सीजन खत्म हो जाएगा तो घर बैठे रहेंगे। तो ये मौसमी बेरोजगारी होता है कि मौसम में हम काम करेंगे और उसका मौसम खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग घर पे बैठ जाएंगे। तो क्या ऐसे में किसी पर कोई परिवार चल सकता है? 2 महीना कमाइए या 12 महीना बैठ के खाइए, 10 महीना बैठ के खाइए, क्या इससे कोई परिवार चल सकता है? तो बेरोजगारी वही होता है कि जब किसी व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उसे काम नहीं मिलता है और उसे कम पैसा पे काम करना पड़ता है, जिससे उसके परिवार का संचालन ठीक ढंग से नहीं होता है। तो इस स्थिति को ही हम लोग क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं है? देखिए कह रहा है ना कि भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है जाति प्रथा। क्या है बाबू? जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम कहा जाता है इसको। अंग्रेजी में कहेंगे क्या कहेंगे? कास्ट सिस्टम। याद रखिएगा, सिस्टम को समझ रहे हैं ना, सिस्टम को कहते हैं प्रथा। अच्छा, हमारे समाज में कई प्रकार की कुप्रथा है। कुप्रथा माने क्या होता है? खराब प्रथा। जैसे दहेज प्रथा का आप लोग नाम सुने होंगे, दहेज प्रथा, डॉरी सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉरी सिस्टम। तो डॉरी सिस्टम जो होता है दहेज प्रथा है बाबू, है। डॉरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? दहेज प्रथा। अच्छा, दहेज किसे कहते हैं? सुनिए, दहेज किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछेगा दहेज किसे कहते हैं, तो दहेज का परिभाषा होता है कि लड़की के घर वालों के द्वारा, लड़की के घर वालों के द्वारा लड़का को या लड़का के परिवार को जो भी कैश दिया जाता है, क्या दिया जाता है? कैश दिया जाता है, या फर्नीचर्स दिए जाते हैं, समझ रहे ना, फर्नीचर्स दिए जाते हैं, या फिर जो भी, देखिएगा दहेज में कुछ लोग पैसा देते हैं, कुछ लोग गाड़ी भी देते हैं कि नहीं? गाड़ी देते हैं। कुछ लोग फर्नीचर्स वगैरह देते हैं, फर्नीचर्स देते हैं ना जी। कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक जो भी सामान होता है ना, वो लोग देते हैं। तो इस चीज को ही हम लोग उपहार के रूप में देते हैं। किस रूप में? उपहार स्वरूप देते हैं। इस प्रथा को ही हम लोग दहेज प्रथा कहते हैं। उपहार मांगता नहीं है। देखिए आजकल का बर्थडे पार्टी में भी लोग पूछ लेते हैं कि तुम मेरे बर्थडे पार्टी में क्या लाओगे या क्या लाओगी, समझ रहे हैं कि नहीं? तो उपहार स्वरूप जो चीज दिया जाता है ना, उसी को क्या कहते हैं? दहेज।